Namaskar, and once again, I heartily welcome to you at the Heritage Karaoke Group Studio for a podcast for a talk show. आज हमारे साथ एक अजीम शख्सियत है और वैसे अगर हम देखें तो ये शख्सियत वैसे तो टीचिंग यानी कि शिक्षण अभ्यास विद्या के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको जरूर कहूंगा कि ये जो शख्सियत है बहुत ही अलग किस्म की शख्सियत है। एजुकेशन में है, समाज सेवा में है, पीएचडी किया हुआ है और उसके साथ साथ बहुत अलग अलग क्षेत्र का अभ्यास यानी कि वांछन इनका काफी बड़ा है और साइंस फैकल्टी से है। और आज उनको हमारे टॉक शो में इसलिए हमने आमंत्रित किया है कि इन्होंने एक नया हाथ आजमाया है, क्योंकि हम ऐसा जानते हैं और देखते हैं बहुत बार कि मतलब साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं या साइंस के जो टीचर्स होते हैं उनका काम तकरीबन ऐसा होता है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ इक्वेशंस के साथ a+b² a²+2ab-b² ऐसे ही कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ करते रहते हैं। आज इन्होंने जो किया है वो है लिटरेचर में यानी कि साहित्य में इन्होंने हाथ आजमाया है। और कैसे आजमाया है, इन्होंने पूरी एक नवल कथा नॉवेल वो लिखी है। आइए सबसे पहले तो मैं आपको उनसे इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर कुलदीप जी लोहाना जी, आपका स्वागत है हेरिटेज कराओके के टॉक शो में। तो आपकी नॉवेल और उसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि ये हमारे लिसनर्स, हमारे जो ऑडियंस है वो जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहूंगा कि कुलदीप लोहाना यानी कि ये कौन इंसान, कौन शख्सियत है कि जो इतनी युवा उम्र में रिसर्च भी बहुत किए, रिसर्च पेपर्स भी लिखे, पीएचडी भी किया है, कुछ स्टूडेंट्स को भी आप गाइड कर रहे हो, लेकिन उसके साथ में लिटरेचर में भी आपने अपना हाथ आजमाया। तो हम ये जानना जरूर चाहेंगे कि कुलदीप लोहाना ये क्या शख्सियत है। जी आशुतोष जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस टॉक शो में मुझे बुलाने के लिए। तो वैसे तो मैं साइंस का इंसान हूँ और एकेडमिशियन हूँ, एकेडमिक रिसर्च भी करता हूँ, बट आई एम मैन ऑफ ऑब्जर्वेशन एज वेल। गुड। समाज में रहता हूँ और समाज की बातों को समझता हूँ और उसके साथ ही जो मेरे ऑब्जर्वेशंस है उसको कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में मैंने छुपा के रखा हुआ है। बहुत खूब। और ये सारे ऑब्जर्वेशंस को मुझे पन्नों पे लिखने के लिए इस बार जो मौका मिला और उसी का आंसर रहा ये आने वाली नॉवेल। बहुत अच्छे। तो बेसिकली मैं यही हूँ जो आपके सामने है। अच्छा, लेकिन आपका एजुकेशन जो हुआ वो साइंस फैकल्टी में हुआ जी। और जब विज्ञान के बच्चे होते हैं ना, उनको ये प्रेम, दिल, इनकी बातें कुछ राज नहीं आती, क्योंकि अगर हार्ट की बात अगर करें ना इन बच्चों को तो उनका मतलब वो क्या कहते हैं गुजराती में, ये बच्चे जब पढ़ते हैं तो दिल में, हार्ट में जमणु क्षेपक ने डाबू क्षेपक, इतने में ही कहीं पे लिमिटेड हो जाते हैं, मतलब दिल की बात आती नहीं। और जो कहते हैं ना कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता, तो तुरंत बोलते हैं साहब गलत है, दिल में नहीं आता, दिमाग में आता है ख्याल। तो ये मतलब साहित्य और विज्ञान बहुत ही दूर दूर तो कैसे देखे तो कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आपने इस साहित्य में कैसे एंट्री की। जी। और साथ में ये भी जानना चाहूंगा कि आपका एजुकेशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कहाँ से हुआ। तो मैं वैसे तो पाटन से बिलोंग करता हूँ, जो हमारी पौराणिक राजधानी मतलब कैपिटल रहा गुजरात का। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे आप देखोगे मॉन्यूमेंट्स तो है ही, और बड़े पराक्रमी राजा भी हो गए और उसके साथ साथ अच्छे साहित्यकार भी हुए। हम कैसे भूल सकते हैं, सही है, श्री हेमचंद्राचार्य सूर्य जी को, जिन्होंने व्याकरण का इतना बड़ा ग्रंथ भी लिखा। तो बोल सकते हैं ऐसा कि एंशिएंट टाइम से ही जो जीन्स फ्लो हो रहा है वो शायद मेरे में भी एक्सप्रेस हुए हैं, क्योंकि साइंस का और उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का बनता हूं, तो इसलिए ये बात तो रहेगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस बैकग्राउंड वाले अच्छा लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि साइंस वाले जो होते हैं, मतलब जिनका बैकग्राउंड साइंस रहा है, वो ऑब्जर्वेशन बहुत साउंड होता है उनका जी। और अगर यही ऑब्जर्वेशन सिर्फ लैब के बाहर किया जाए
तो और भी एक्सपेरिमेंट्स उसमें से मिलते हैं, और फिर ये एक्सपेरिमेंट्स ही इन फ्यूचर कभी ना कभी ऐसे कोई नॉवेल या किसी आर्टिकल में जा सकते हैं। तो जैसे आपने पूछा कि मेरा एजुकेशन वगैरह, तो पाटन से हूँ, तो पाटन से ही मेरा स्कूलिंग भी खत्म हुआ। मेरा बैचलर्स भी यहीं से हुआ और मास्टर्स मैंने राजकोट से किया। उसके बाद पीएचडी भी मैंने पाटन से ही, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी से ही किया हुआ है। तो आप बोल सकते हैं मेरी जन्मभूमि भी रही और कर्मभूमि भी यही रही है। सही बात है। मतलब साइंस के बच्चे साइंस के प्राध्यापक साहित्य में पदार्पण कर सकते हैं, लेकिन साइंस वालों को जब कहते हैं कोई शायरी, तो वो बोलते हैं कि साइंस की देन से मुर्दे पहुंचाए जाएंगे जन्नत में प्लेन से, अब तो आशिकों को भी मीटर से तड़पाया जाएगा और इश्क का शोला हीटर से भड़काया जाएगा। ये ऐसे मतलब साइंस के बच्चे ऐसी शायरी करते हैं, लेकिन फिर भी आपने इतने बेहतरीन तरीके से प्रयत्न किया है। और मुझे जब तक पता कि आपने मैगजीन्स, कुछ स्थानिक अखबारों में भी कॉलम्स लिखे, रिसर्च के तौर पे रिसर्च आर्टिकल्स लिखे, उसमें भी जो बोलते हैं कि साइटेशन और ये सब करना होता है, लेकिन उसमें से ये नॉवेल लिखने का ख्याल कैसे आया? जी, तो आशुतोष जी, लिखना मेरा जो रहा है वो आजकल से शुरू नहीं किया है। मैं अपने स्कूल लाइफ से लिख रहा हूँ। कॉलेज में जब मैं पढ़ता था यहाँ पे पाटन में, तभी मैंने न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स में आर्टिकल्स अपने लिखे हुए हैं, जो आज भी मेरे पास हैं। तब से लिखने की ये परंपरा चल रही है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे मेरे जीन्स में, मतलब मेरे पापा से भी ये मिला हुआ है। ही इज ऑल्सो राइटर। तो वहीं से ये परंपरा चली है। और कुछ मित्रों ने सिखाया, परिस्थितियों ने सिखाया, अपनी भावनाओं को किस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वहीं से लिखना शुरू हुआ। साइंटिफिक राइटिंग और बाकी चीजों में लिखना, इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। जी, नेचुरली। और ये नॉवेल जो है ना, ये नॉवेल ऐसे ही ऑब्जर्वेशंस में से ही निकली है। और ऑब्वियसली ये एक फिक्शनल नॉवेल है, सो दैट लेकिन इंस्पिरेशन तो हमें कहाँ से मिलेगा वो तो ऑब्वियस है। तो ऐसे ही सारे इंसिडेंट्स को जोड़ जोड़ के और मैंने ये नॉवेल लिखने का ट्राई किया है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि अपनी भावनाओं को मैंने अच्छे तरह से उसमें तराशा है। सही बात है कि लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री एंड लैंग्वेज ऑफ साइंस, एवरीथिंग इज टोटली डिफरेंट, अलग ही रहता है। क्योंकि लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर की अगर बात करें, इट इज नोन एज, एरिस्टोटल ने कहा था उसकी डेफिनेशन कि एम्बेलिश्ड विथ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट्स, उसमें आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट्स आते हैं। और दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि साहित्य बनता ही, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, तो साहित्य बनता ही है समाज के ऑब्जर्वेशन से। एक छोटा सा बीज मिलता है और उसमें से नवल कथा, शॉर्ट स्टोरी, उसका टोटल एक वट वृक्ष बनता है। लेकिन उसके बाद में सबसे बड़ी चीज होती है टाइटल ऑफ द स्टोरी। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि शेक्सपियर का तो हेमलेट, कुंदनिका कापड़िया जी की है सात पगला आकाश में, 7 स्टेप्स इन द स्काई, राइट। और उसके साथ में मतलब बहुत सारे ऐसे ऑथर्स है कि जिनकी टाइटल ऑफ द नॉवेल वो कुछ अलग प्रकार से, मतलब या तो मेन जो उसके प्रोटेगोनिस्ट नायक होते हैं उस पर होते हैं, लेकिन आपका जो ये टाइटल, दैट इज टोटली डिफरेंट। कहीं पे मतलब मुझे ये ऐसी स्पिरिचुअलिटी लगती है इसमें, क्योंकि आपने कुछ ऐसे कि लाइफ unscripted and as we all know what is life is a faltering pendulum between sorrow and happiness, ये एक फिलोसॉफी। तो इसमें भी द लाइफ अनस्क्रिप्टेड, यानी कि जिंदगी तो कहते हैं कि ऊपर वाले ने लिखी है। आपने ये टाइटल क्यों चुना? तो मुझे पता ही था कि रीडर्स को भी ये क्वेश्चन आएगा ही। ये अच्छा हुआ कि आज इस पॉडकास्ट में ही इसका आंसर सबको मिल जाए। जी। तो ऊपर वाले ने अपनी अपनी कहानी हम सबकी लिखी हुई है, नेचुरली, बट वी डोंट नो एनीथिंग, एवरीथिंग विच इज नोन बाय हिम ओनली। यस। तो उनको तो सब पता है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है। एंड दैट्स व्हाई होता क्या है, ऑल इन सडन विक्ट्रीज भी आती है हमारी लाइफ में, ऑल इन सडन सेटबैक्स भी आते हैं, ऑल इन सडन चैलेंजेस भी आते हैं। एंड व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली,
अगर ज्यादा खुशी भी मिल जाती है तब भी हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, सही है। और ज्यादा चैलेंजेस आ जाए, सेटबैक्स आ जाए, तब भी यही चैलेंज हमारे लाइफ में आता है। एंड वी नो दैट, आप भी देखते हैं, आप भी सोशल एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, तो आपको भी पता होगा। आज के यूथ को भी अगर हम देख लें, या मिडिल एज पर्सन को भी देख लें, जी तो होता क्या है, ऑल इन सडन अगर कोई चैलेंज आ जाए तो फिर पर्सन, उसका जीने का जज्बा चला जाता है। सही है। मैनी टाइम्स वी ऑब्जर्व सुसाइड्स, ओके, क्योंकि हमारी लाइफ अनस्क्रिप्टेड है, हमें पता नहीं है आने वाले मोमेंट पे क्या होने वाला है। वॉट एवर वी हैव प्लान अकॉर्डिंगली, उस तरह से सब कुछ चलता नहीं है। वी हैव टू बी रेडी फॉर द अनसर्टेनिटी ऑफ द लाइफ एंड टेक इट एज इट इज, और उसी में से रास्ता निकाल के हमें जो जीवन मिला है उसको हमें अच्छे से जीना चाहिए। ये नॉवल ये बताने वाली है। बहुत वैसे कहा जाता है कि लिटरेचर में देयर आर टू टाइप्स, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, राइट। देयर इज अ सॉन्ग, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादियों की तरफ ऐसा मोड़ा। तो कभी किसी प्रोग्राम में या प्रैक्टिस में ऐसे गाना गाते हैं तो लोग कभी बोलते हैं कि सर क्या हुआ, आज ये गाना गा रहे हो, किसी ने तो दिल तोड़ा है। तो इसमें भी जो ये है कि द लाइफ अनस्क्रिप्टेड, तो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्टिव होगी तो मेरे कुछ एक्सपीरियंस है या मेरे साथ कुछ हुआ है उसको लेकर मैं लिखूंगा। तो ऐसे मतलब ये जो हुआ है, तो ऐसा कोई मतलब वाकया है, क्योंकि ये हमारे ऑडियंस भी जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड चूजिंग दिस टाइटल। ओके, तो स्टोरी तो पूरी मैं रिवील नहीं करूंगा, एंड फॉर दैट थिंग रीडर्स हैव टू गो टू द बुक स्टोर्स एंड थोड़ी गो थ्रू। थोड़ी इगरनेस होनी Yes, चाहिए, लेकिन लेकिन फिर भी मतलब ऐसा क्या हुआ, विधि का ऐसा कौन सा विधान हुआ कि आपको लगा ये तो अनस्क्रिप्टेड था। करेक्ट। सो कोई भी नॉवेल हो, जी किसी भी ऑथर की हो, सब कुछ उसमें फिक्शन नहीं होता है। जी ये ऑब्जर्वेशन से ही आती है। ऑथर अपनी जो आंखों से देख रहा है वो तो है, अपने दिमाग से उसने जो सोचा है वो, और अपने दिल से उसने जो फील किया है, महसूस किया है, इन सारी भावनाओं को वो पेपर पे लेके आता है, और उससे जो वो स्क्रिप्ट लिखता है वही एक अच्छी कहानी बन जाती है। सही। तो है, इसमें बहुत सारे लोगों की स्टोरीज को मैंने फिक्शनलाइज किया हुआ है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, और उसी में से ये पूरी नॉवेल ने आकार लिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे जीवन की घटना होगी, मेरे किसी अच्छे मित्र के जीवन की घटना होगी, आपके जीवन की घटना होगी, और इसीलिए आप अगर आप देखोगे तो इसकी पंचलाइन जो है मैं बता देता हूँ। इट इज अ टेल ऑफ लव, लॉस, फ्रेंडशिप एंड रेजिलेंस, योर स्टोरी इन एवरी हार्ट बीट। कहने का मतलब ये है, जो कोई भी स्टोरी को पढ़ेगा उसको यही होगा, यही फील होगा, किसी ना किसी किरदार में वो वहां पे बैठा हुआ है। तो ये किसी एक पर्सन की स्टोरी नहीं है, इट इज अ स्टोरी ऑफ एवरीवन। तो मतलब कहीं पे ये कह सकते हैं यू आर गोइंग टू टच द हार्ट ऑफ द यूथ। करेक्ट। यस Yes. युवाओं के दिल को आप छूने जा रहे हैं इस स्टोरी से। और जैसे लव, लॉस एंड रेजिलेंस की आपने बात की, तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि अभी रिसेंटली ये फिल्म आई सैयारा, ऐसी हुई रे, उसमें मतलब ऐसे ही बहुत सारे यंग कपल को कुछ इश्यूज हुए। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आपकी ये स्टोरी पढ़कर शायद किसी स्टूडेंट्स को, किसी यूथ को हेमरशिया, ट्रेजिक फ्लो या पोएटिक जस्टिस जैसा कुछ फील होगा कि हाँ ये अच्छा था या ये बुरा था, मेरे साथ भी कहीं पे ऐसा हुआ है, ऐसा फीलिंग आएगी बच्चों को। इस पूरी स्टोरी की बहुत सारी घटनाएं ऐसी है कि जिसमें कहीं ना कहीं रीडर्स को लगेगा, यूथ को लगेगा कि ये इस घटना में मैं हूँ, इस पूरे इंसिडेंट में मैं हूँ। और जो हम बात कर रहे हैं ना, लव यानी प्रेम, प्यार, तो उसको हम लिमिट ना करें, क्योंकि स्टोरी के अंदर आपको एक बहन का प्यार क्या होता है वो भी पता चलेगा, एक पिता माता का प्यार क्या होता है, एक दोस्त का प्यार क्या होता है वो पता चलेगा, एक पति का एक पत्नी के लिए, पत्नी का पति के लिए प्यार क्या होता है वो भी पता चलेगा, और एक कॉलेज लाइफ में जो एक अफेक्शन होता है या एक रियल लव जिसको बोलते हैं, तो वो फ्लेवर भी इसके अंदर आपको मिलने वाला है। सो आई हैव ब्रॉडन द टर्म ऑफ लव, टर्मिनोलॉजी ऑफ लव, नॉट ओनली लिमिटेड टू अ सर्टेन डेफिनेशन। बहुत अच्छा। तो मतलब एक चीज ये है कि
जैसे इंडियन लिटरेचर में ऑथर है आर के नारायण, तो उनकी कहानियों में जो बैकग्राउंड होता है मालगुडी है। करेक्ट। वैसे ही थॉमस हार्डी है, तो उनकी कहानियों में जो लिटरेचर में बैकग्राउंड होता है सो दैट इज वेसेक्स। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री, किसी भी फिल्म में देख लो तो गांव का नाम होगा रामगढ़, और दूसरा एक नाम है झुमरी तलैया। तो पूरे मैप पे ढूंढ लीजिए, अभी गूगल मैप है हमारे पास, तो झुमरी तलैया कहीं नहीं मिलेगा। इट्स अ फिल्मी नेम ऑफ अ विलेज। वैसे आपने ये कोई मतलब मेट्रो सिटी है, मेगा सिटी है, या मतलब व्हाट इज द बैकग्राउंड, कौन से बच्चे हैं, कौन सा यूथ है आपकी इस स्टोरी में जो लव, लॉस एंड रेसिलेंस का एक्सपीरियंस कर रहा है? ओके, तो क्योंकि मैं गुजरात में ही पला बड़ा हूँ, जी। तो बैकग्राउंड जो रहेगा पूरा वाइब्रेंट गुजराती कल्चर रहेगा इस स्टोरी का। गुजरात के किसी भी कोने में कोई भी रह रहा है, उसको ये फील होगा कि ये मेरे शहर की ही घटनाएं मेरे सामने आकार ले रही है। और इसमें भारत के भी कुछ बाकी शहर भी इसमें है। मतलब जो मेरा प्रोटैगनिस्ट है उसकी लाइफ की जर्नी में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि जिसमें ये बैकग्राउंड्स मुझे लेने पड़े हैं। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि जस्ट लाइक जैसे आर के नारायण जी की स्टोरीज में मालकुड़ी डेज एक छोटा सा साउथ का विलेज रहता था, या किसी एक ऑथर में कोई मेट्रो सिटीज रहते हैं, तो सिर्फ ऐसा किसी एक लोकेशन पे ये फिक्स स्टोरी नहीं है। आई विल सेल द रीडर्स थ्रू आउट द गुजरात। अच्छा, मतलब जो मोदी साहब का कॉन्सेप्ट है, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। बिल्कुल, गुजरात की हर एक गली को रीडर महसूस कर पाएंगे। क्या बात है, मतलब ये गुजरात टूरिज्म के लिए भी ये शायद नॉवेल एक पथ फाइंडर बनेगी कि भाई ये नॉवेल भी पढ़नी चाहिए। और क्योंकि जैसे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी पाटनी प्रभुता, ये किताब इन्होंने लिखी, बहुत ही बेहतरीन लिखी है किताब। लेकिन ऐसा कहा जाता है कमा मुंशी, उन्होंने कभी पाटन की विजिट नहीं की। फिर भी पाटन को अगर आपको पढ़ना है, देखना है, वर्ड पिक्चर, शब्द चित्र जो कहते हैं, अगर वो देखना है तो आपको मिलेगी पाटनी प्रभुता। तो शायद मैं ये मानता हूं कि आपकी द लाइफ अनस्क्रिप्टेड ये देश विदेश के हर एक यूथ को गुजरात दर्शन करवाएगी। बहुत अच्छे। तो ऐसा है आशुतोष जी के जैसे हम तो कौन सी जनरेशन के हमें पता भी नहीं है, लेकिन दो जनरेशन अभी बहुत काफी चल रही है। दैट इज कॉल्ड मिलेनियल जनरेशन, जो अभी मिडिल एज के आसपास में कभी आने पहुंचने वाले हैं, और एक हम जो बोल रहे हैं दैट इज जेन जी। जेन जी, यस। तो मेरा जो टारगेट ऑडियंस रहेगा दैट इज मिडिल एज से लेके जेन जी तक। अभी जेन जी जो 16 टीन्स में है अभी, उन सबके लिए नॉवेल है। तो नॉट ओनली गुजरात के जो रीडर्स है उनके लिए तो ऑब्वियस है कि उनके लिए एक अलग सा फ्लेवर रहने वाला है इसमें, लेकिन जिनको भी इंग्लिश नॉवेल पढ़ने का इंटरेस्ट है उन सबके लिए एक नॉवेल एक अच्छी स्टोरी इनके सामने लेके आने वाली है। चीज ये पहली तो बात है, मतलब व्हाट इज द मीडियम ऑफ दिस नॉवेल, लैंग्वेज कौन सी चुनी है आपने? एक्चुअली इसमें इंग्लिश नॉवेल ही है। अच्छा। लेकिन हमें पता है कि इंग्लिश ऑथर्स जो हैं इंडियन ओरिजिन वो बायलैंग्वेज लिखते हैं। जैसे अपनी नॉवेल्स में आप पढ़ोगे चेतन भगत जी को पढ़ोगे या किसी और ऑथर को भी अगर आप पढ़ोगे, अमीश जी को पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखोगे कि कुछ डायलॉग डिलीवरीज जो है वो इंडियन लैंग्वेज में भी रहती है। क्योंकि मेरी नॉवेल का बैकग्राउंड गुजरात है, तो इसमें आपको हिंदी एसेंट भी मिलेगा और उसके साथ साथ कुछ डायलॉग्स जो है उसके प्योर गुजराती में भी मिलने वाले हैं। ऑब्वियसली इस तरह के रहेंगे, कोई भी इसको अच्छे से समझ पाएगा। और दूसरा एक सवाल ये था, जैसे कि रामायण, तो जो ऋषि मुनि ने क्रौंच पक्षी का प्रेमी युगल देखा था और उस पर से उनको रामायण लिखने की प्रेरणा मिली, राइट? तो वैसे नेचुरली हर एक ऑथर के लिए एक वो होती है कि मतलब प्रेरणा, इंस्पिरेशन। देन हु इज योर म्यूज, कि किसने आपको इन्वोक किया कि भाई ये कहानी, ये एक पीस ऑफ लिटरेचर आप लिखे? व्हाट इज द इंस्पिरेशनल सोर्स? तो इंस्पिरेशनल सोर्स जो है ना, मेरे आसपास आकार लेने वाली कुछ घटनाएं, कुछ व्यक्तित्व और मेरा ऑब्जर्वेशन, इन सबको मिला के ही मैंने ये लिखा हुआ है। तो इंस्पिरेशन तो ऑब्वियस है, विदाउट इंस्पिरेशन
कोई ऑथर लिख नहीं सकता है, निश्चित। ये सही बात है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसको मैंने फिक्शनलाइज किया हुआ है, और सभी की लाइफ में से कुछ ना कुछ मैंने जाना है, कुछ देखा है, कुछ समझा हूँ, और उसी घटना को मैं किस तरह से लोगों के सामने लेके जाऊं, अगर मुझे उसमें से प्रेरणा मिली है तो वो चीज किसी और के लिए भी प्रेरणादायी हो सकती है। इसीलिए मैंने उन सारी घटनाओं को इसके अंदर ढाल के अच्छे से एक अच्छी स्टोरी में उसको कंप्लीट किया हुआ है। बहुत खूब। अच्छा, आज की जो ये यूथ है, हम देख रहे हैं कि दे आर लार्जली बिहाइंड द स्क्रीन। अभी तो सैमसंग, आईफोन, इनमें अगर देखें तो स्क्रीन आवर्स दिखाते हैं कि कितने घंटे उन्होंने मोबाइल में बिताए, मोबाइल की स्क्रीन के सामने बिताए। व्हाट डू यू थिंक, विल दिस योर स्टोरी, आपकी ये नॉवेल इन बच्चों के लिए कुछ इंस्पिरेशन, मतलब ये रील भी हम, मतलब पॉडकास्ट भी हम मोबाइल थ्रू या अलग अलग सोशल मीडिया पे जाने देंगे, तो आपको लगता है कि बच्चे पढ़ेंगे, उनके हाथ में किताब होगी? या गुड क्वेश्चन। बहुत बार बीइंग एन एकेडमिशियन हम सोचते हैं कि पढ़ने वाला मास कम होता जा रहा है जी क्वालिटी रीडर्स कम हो रहे हैं जी अच्छे अच्छे लोगों ने अपने अपने पब्लिकेशंस बंद करने को जा रहे हैं, ऐसा भी अभी हम सुन रहे हैं। बट द थिंग इज, एक और भी पहलू है इस चीज का। बहुत अच्छे रीडर्स ऐसे आ रहे हैं जो सामने से एक अच्छे ऑथर को मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें क्वालिटी रीडिंग चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया एंड इट इज गोइंग टू बी सोल्ड आउट। आपको क्वालिटी लिखना पड़ेगा। अगर आप लिख रहे हैं क्वालिटी, तो आज भी क्वालिटी रीडर्स आर अवेलेबल और उनको ये चीजें पढ़ना अच्छा लगता है। दूसरी बात, इसका एक दूसरा पहलू जो है, क्योंकि मैंने लिखा है यूथ ओरिएंटेड, तो यूथ को अपनी स्टोरी पढ़ना तो अच्छा लगता ही है, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि इट इज योर स्टोरी इन माय वर्ड्स। राइट। तो अपनी स्टोरी पढ़ना किसको अच्छा नहीं लगेगा? सही। एवरीबॉडी। आपने जो इसमें प्रोटैगनिस्ट चुना है, तो उस पर मतलब आज के जनरेशन का, आज के वातावरण का और आज का मतलब मॉडर्न टाइम का कुछ प्रेशर है, और ये प्रेशर में पिसता हुआ कुछ यूथ है। तो मतलब मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने प्रेशर में पिसा हुआ यूथ, ऐसा मतलब कुछ थीम लिया है, तो ये आपको मतलब क्यों ऐसा आइडिया कि इसमें से यूथ को बाहर निकालना है, कि उसे कुछ गाइडेंस मिलना चाहिए इसमें से? क्योंकि एकेडमिक में है तो वी आर द मेंटर्स ऑफ द स्टूडेंट, तो हम उनकी चीजों को बारीकी से देखते हैं। तो प्रोटैगनिस्ट जो मेरा है वो सिर्फ किसी प्रेशर में पिसता हुआ है और फिर वो एट द एंड, जैसे हम देख रहे हैं, ओवर प्रेशर में आके फिर पंखे पे लटक जाता है, कुएं में गिर जाता है, पहाड़ से गिर जाता है, बिल्डिंग से गिर जाता है। ऐसा नहीं है। उसका स्पिरिट मैंने फाइटर का दिखाया उसमें। लाइफ की जो अनसर्टेनिटीज है ना, उस अनसर्टेनिटीज में से कैसे निकला जा सकता है, और जो चीज आपके हाथ में है नहीं, उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए भी अपनी लाइफ को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, यू कैन बी ए सक्सेसफुल पर्सन जी। तो ये फाइटिंग स्पिरिट भी उसमें आपको देखने मिलेगी मेरे प्रोटैगनिस्ट के लाइफ में। और नॉट ओनली द प्रोटैगनिस्ट, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके फेलो मेट्स भी जो है, उनका भी कैरेक्टर उसी तरह का है। ऑब्वियसली स्टोरी लिखने के लिए आपको एक मेन किरदार चाहिए, लेकिन वही मेन किरदार ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। उसके आसपास के जो पेरिफेरल्स भी जो है ना, तो वो पेरिफेरल्स भी उसी की तरह ही आप देख पाओगे स्टोरी के अंदर। राइट। सो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि जब आपकी ये किताब पब्लिश होके यूथ के हाथ में जाएगी, यंग जनरेशन एंड ऐसे के एक मिलेनियम, मिडिल एजेस के जो रीडर्स है, उनके हाथ में जब ये किताब जाएगी, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इसमें से किसी को ऐसा लगेगा कि अरे ये तो कुलदीप सर के साथ में पढ़ता था, पढ़ती थी, मिस्टर एक्स, मिस वाई, ये तो उसी की स्टोरी सर ने लिखी है। तो ऐसे मतलब कोई होगा ऐसा कि जो इन किरदारों के साथ अपना समन्वय सेट कर पाएगा? बिल्कुल शॉर्ट में इसका आंसर मैं बता सकता हूँ। किसी को ये नहीं लगेगा कि ये किसी और की घटना है, सबको यही लगेगा कि ये मेरी जीवन की ही घटना ही मैं पढ़ रहा हूँ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जीवन की घटना
तो ये कुलदीप जी के जीवन की ही घटना है? नहीं, या बिल्कुल ऐसी कोई घटना मतलब जिसने आपको इंस्पायर किया कि आपके जीवन में खुद के साथ ये बना, या तो अड़ोस पड़ोस में किसी के साथ आपने ये देखा? क्या था जिसने इंस्पायर किया? ऑब्जर्वेशंस तो है ना, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसमें मेरे जीवन की कोई घटनाएं नहीं है, अच्छा, और ऑब्जर्वेशन है मेरे सराउंडिंग्स के घटना ऑब्जर्वेशन दुर्घटना में। नहीं है। नहीं, दुर्घटना भी नहीं है, घटना भी नहीं है, अच्छा, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है वही ऑब्जर्वेशंस को मैंने जैसे बताया पहले भी, उसको मैंने फिक्शनलाइज किया हुआ है। बोल सकते हैं कि कोई एक घटना एक तरीके से हो रही है, लेकिन वो दूसरी तरीके से होती तो उसका रिजल्ट क्या होता, वो मैंने सोचा और उसको मैंने स्क्रिप्ट में डाला हुआ है। तो किसी एक कॉमन मैन के लाइफ में क्या क्या हो सकता है, ऐसा जैसे बोल सकते हैं कि अगर आप यूथ के रिलेटेड, यूथ ओरिएंटेड स्टोरीज पढ़ोगे ना, तो बहुत बार आपका जो यूथ है ना, वो बड़े बड़े अच्छे एजुकेशनल बड़े इंस्टीट्यूट्स में से, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में से पढ़ के आने वाला यूथ आप पोर्ट्रे करके देखते हैं। मेरे जो किरदार है ना, वो सारे कॉमन मैन किरदार है, मतलब कॉमन फैमिली से आने वाले, कॉमन स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, जो एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा मास है इन वन, यू कैन से 140 करोड़ पीपल, उसमें ज्यादातर मास तो यही है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक चीज को पकड़ के और उन लोगों के बारे में लिखते हैं। उनका भी लाइफ है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बाकी जो लोग हैं ना, जो ऐसे तबके से आने वाले लोग हैं, उनकी स्टोरी को कोई आवाज ही नहीं दे रहा है जी। तो आई फाउंड दैट, और उसी को मैंने पकड़ के ये स्टोरी लिखी हुई है। बहुत खूब। जैसे कहा कि कुछ ऐसे तबके हैं, तो मतलब ये भी इंग्लिश लिटरेचर में भी है, मुल्कराज आनंद है, इंडियन राइटिंग, उन्होंने भी ऐसे ही मतलब पिछड़े हुए के लिए लिखा। चार्ल्स डिकन्स ने भी पिछड़े हुए को लिए ही लिखा। तो वैसे मतलब आपने भी अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग मतलब दिखे हैं कि जिनको मतलब ऐसे कुछ दे आर सफरिंग फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस, या तो दे आर सफरिंग फ्रॉम द सम सॉर्ट ऑफ स्कैरसिटी, जो कहते हैं पिछड़े हुए, या जिनके पास कुछ समाज में मिला नहीं, ऐसे लोगों को भी आपने इसमें मतलब आवाज दी है? नहीं, ऐसा इस स्टोरी के अंदर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक सोशिएटल पर्सपेक्टिव से लिखी हुई स्टोरी नहीं है। इट इज अ टोटली फिक्शनल नॉवेल बेस्ड ऑन अ लाइफ ऑफ अ यूथ। तो उसके जीवन में जो घटनाएं हैं, वो सारी घटनाएं मैंने इसमें पोर्ट्रे की है, लेकिन कोई एक सोशल इश्यू को इसमें आवाज देने का काम किया हो, उस तरह से कुछ इस नॉवेल में आपको नहीं मिलने वाला है। अच्छा, अब जब ये मतलब राइटिंग शुरू होता है, लिखना, अब ये सब चीजें मतलब क्या, दिस इज व्हाट वी कैन से द ग्रेस ऑफ गॉड। और ये अपने एक हिंदी लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी, और उनकी एक शॉर्ट स्टोरी है द चाइल्ड। उसमें उन्होंने एक वाक्य दिया है, उनका वैसे नाम है धनपत राय श्रीवास्तव, मुंशी प्रेमचंद जी का। उस स्टोरी में उन्होंने लिखा है कि जब मैं मेरे घर में आराम से आर्म चेयर में बैठा होता हूँ, तब मेरे घर के नौकरों को ऐसा लगता है कि साहब आराम से कुछ काम बगैर, यू कैन से मतलब अल्फाज ऐसा कि निठल्ले बैठे हैं, चलिए चलते हैं साहब के पास और टाइम पास करते हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि एज एन ऑथर, एज एन थिंकर, मैं उस वक्त मेरे कैरेक्टर्स के बारे में, उनके बारे में सोचता हूँ, क्योंकि ऑथर जो लेखक है, मेरे दृष्टिकोण से ऑथर इज अ सेमी गॉड। मालगुड़ी एक पूरा विश्व है आर के नारायण का, वैसेक्स एक पूरा विश्व है आर के नारायण का, जिसमें उन्होंने बनाए हुए किरदार जी रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि भगवान ने पूरा विश्व बनाया एंड दिस इज द स्टेज वेयर वी आर गिवन अ रोल एंड वी हैव टू प्ले दैट रोल, जब पर्दा गिरेगा हमें निकल जाना है। वैसे ही आपके ये जो मतलब कैरेक्टर्स, ये स्टोरी, ये जो बना, तो क्या लिखते वक्त ऐसे कोई जो कहते हैं कि हर्डल्स, क्योंकि लिखते वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मुश्किलें आई होंगी, चैलेंजेस होंगे, पढ़कर कैसे कैसे आए थे और आए या नहीं आए, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। चैलेंज तो ऑब्वियस है, चैलेंज के बिना लाइफ तो नहीं चलेगी। नेचुरल। तो ये जो काम शुरू हुआ लिखने का, ये नॉवेल लिखने का, उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आए,
लेकिन 3 चैलेंज में मान के चल सकता हूँ जिसने मुझे मतलब जिसको हैंडल करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। सबसे पहला काम रहता है बीइंग एन एकेडमिशियन, आपको आपके प्रोफेशनल फील्ड में भी उतना ही फोकस करके रहना है क्योंकि आप स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसमें आप 19-20 नहीं कर सकते हैं। तो एक वो, दूसरा आपका एक फैमिली पर्सनल लाइफ रहता है, और तीसरा आपने सामने से जोड़ दिया। तो लिखने का जो मेरा रहा ये जर्नी, उसमें कुल मिला के मुझे याद है वहां तक 37 डेज मेरे लिए ऐसे रहे थे जिसमें बैलेंस करना मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि वो 37 डेज में ऑलमोस्ट एवरी डे मैं रात को 3-3 4-4 बजे तक जागा हूँ और लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, पहला वाला ये रहा। दूसरा चैलेंज जो रहा मेरे साथ, वो एडिटिंग का रहा। लिखते तो लिख देते हैं हम, लेकिन फिर ये डायलॉग सही नहीं है, इसकी जगह पे ये वर्ड आना चाहिए, ये जो मैंने स्क्रीन लिखा हुआ है, प्लॉट लिखा हुआ है, इस प्लॉट में अगर ये जोड़ देता तो ज्यादा अच्छा होता। तो वो एडिटिंग, और किसी एक ऑथर के लिए आशुतोष जी सबसे टफ जो रहता है ना, टू कंट्रोल द इमोशंस। यस, क्योंकि जब वो स्टोरी के अंदर घुस जाते हैं, पूरा उस किरदार के अंदर हम घुस जाते हैं, उसके बाद अपने इमोशंस के घोड़े को लगाम देके रखना जी, वो बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि हमें लगता तो है कि अगर ये कर दूंगा वो कर दूंगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो स्पॉइल भी कर सकता है आपकी स्टोरी को। तो उस टाइम पे एक राइटर की लाइफ को छोड़ के मुझे रीडर के रोल में जाना पड़ता था कि बीइंग अ रीडर, अगर मैं सोचूं इस प्लॉट को और मैं पढ़ता हूँ इस चैप्टर को, तो क्या ये मेरा इंटरेस्ट बना के रखेगा। तो आप मान के चल सकते हैं कि एक एक चैप्टर लिखने के बाद मैंने करीबन 12 से 15 बार उसको पढ़ा हुआ है। मतलब ऑलरेडी मैंने अपनी ये पूरी नॉवेल 20-25 बार पूरी हाँ, तो पढ़ ली मतलब है। ये है फ्रॉम नोन टू अननोन आपने किया। Yes. लिखा आपने, लेकिन एक ऐसे वाचक बने, एक ऐसे पाठक बने कि जिसने पठन किया कि पता नहीं क्या लिखा है। Correct. और ऐसे आपने मतलब रिव्यू किया अपनी पूरी स्टोरी। तो वो कैसा लगा था? मतलब आपको खुद पे नाज हुआ था कि वाह कुलदीप अच्छा लिखा? जी बिल्कुल। अपने खुद के लिए तो नहीं बोलूंगा, लेकिन लिखने के बाद मैंने जब फाइनल एडिटिंग ड्राफ्ट मैंने पब्लिशर को भेजने के लिए रेडी कर दिया था, तब मैंने लास्ट टाइम जब मैं उसका एडिटिंग कर रहा था, तब मैं अपने डिपार्टमेंट में ही पूरी रात जागा हूँ, घर पे ही नहीं गया था, और वहां बैठ के पूरा उसका मैंने एडिटिंग किया था। तो उस टाइम पे एडिटिंग करते वक्त जब मैंने एक बार पढ़ लिया बाद में एडिटिंग के बाद, तो मुझे लगा कि दिस कैन बी रियली अ गुड स्टोरी फॉर टुडेज यूथ। तो एटलीस्ट मैं उनकी फ्रेम में जाके ये बोल सकता हूँ कि सही में ये स्टोरी एक अच्छा काम करने वाली है। बहुत तो चीज है, मतलब इतनी अच्छी स्टोरी लिखी, यूथ के हार्ट, यूथ के इमोशंस को आप टच करने जा रहे हो। उसके साथ साथ कहीं पे यूथ कैसे कैसे प्रेशर में जी रहा है उसको भी आप मतलब वर्ड पिक्चर में देने वाले हो। साथ में ये स्टोरी मिडिल एज के रीडर को भी टच करेगी। तो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें जो हो रही है इस नॉवेल में, द लाइफ अनस्क्रिप्टेड, तो नेचुरली कि ये पॉडकास्ट, ये अपना टॉक शो देखने के बाद सबको लगेगा कि हमें पढ़ने कब मिलेगा। तो मतलब रीडर्स के हाथ में कब ये स्टोरी पहुंचेगी? बिल्कुल। एक इस आंसर के पहले एक और मैं चीज जोड़ देता हूँ। जब हम बात यूथ की कर रहे हैं ना, तो बहुत बार हम बोलते हैं कि टुडेज यूथ इज केयरलेस। तो आई वुड लाइक टू करेक्ट इट, इट इज नॉट केयरलेस, इट इज केयरलेस। कैरिंग सही से नहीं हो रहा है, और इसीलिए हमें बाद में ये बोलना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि आने वाली नॉवेल जो है ना, ये उनकी केयर करने के लिए भी हो सकती है। Maybe. तो इस पॉडकास्ट के बाद कुछ ही दिनों में ये नॉवेल रीडर्स के हाथ में आने वाली है। मे बी इन द मिड ऑफ द सितंबर इट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड। ग्रेट। कि जिस तरह से पब्लिशर इसके पीछे अभी काम कर रहे हैं, उस तरह से मुझे लग रहा है कि सितंबर के 3rd वीक तक ये ऑलमोस्ट इट विल बी इन मार्केट। ओके फाइन। सबसे बड़ी बात यही होती है, यू क्रिएट अ पीस ऑफ लिटरेचर। आप मतलब पूरा लिटरेचर बनाते हो, यू आर राइटिंग योर स्टोरीज, यू आर राइटिंग योर नॉवेल्स। बाद में सबसे बड़ी दिक्कत ये है पब्लिशर, क्योंकि चेतन भगत साहब की जैसे आपने बात की, ही हैड दैट एक्सपीरियंस
कि उन्होंने जो पहली अपनी नवल कथा लिखी थी, पब्लिशर्स के पास गए वो, लेकिन बहुत सारे पब्लिशर ऐसे थे जिन्होंने नकार दिया। तो मतलब व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एंड हु इज योर पब्लिशर? आज तो आप मानते होंगे चेतन भगत जी को सामने से Yes. पब्लिशर्स बुला रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किसी भी ऑथर के लिए ऐसा ही रहता है कि जो एक प्रीमियर पब्लिशर्स जो रहते हैं उनका एक गोल सेट है, माइंडसेट बना हुआ है, तो उसी को पकड़ के उसी ऑथर्स के साथ वो जाना पसंद करते हैं। तो मैंने अपना प्रपोजल तो अच्छे अच्छे बहुत सारे पब्लिशर्स को भेजा हुआ था, उसमें से फाइनली नोशन प्रेस के साथ मेरा पब्लिकेशन फाइनलाइज हुआ है। और ये एक्चुअली सेल्फ पब्लिकेशन काइंड ऑफ थिंग नहीं है। नोशन प्रेस जो है वो पूरा अपने बलबूते पे भी पब्लिश करता है, एंड उसका भी एक अच्छा सा रेप्यूट है। तो नोशन प्रेस इज माय पब्लिशर, एंड द मैन्युस्क्रिप्ट इज विद देम राइट नाउ, एंड दे आर प्रोसेसिंग इट फॉर फाइनल पब्लिकेशन स्टेज। ओके फाइन। ये देख के मतलब सी दिस इज व्हाट वी कैन से क्रिएटिव राइटिंग। मैं कॉलेज में मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तब उनको बोलता हूँ कि हाउ टू राइट शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स। सिर्फ एक चीज ले लीजिए, कोई एक सेंटेंस उठा के पकड़ लीजिए हाथ में कि भाई बहुत भारी बारिश हो रही है। अब एक स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, चलिए आप इसमें ऐड करते जाइए, ऐड करते, देयर विल बी क्रिएटिविटी। तो मतलब ऐसे आज ये पॉडकास्ट देख के कहीं पे मैं ये फील करता हूँ कि कुछ यंग राइटर्स होंगे कि जिनके अंदर ऐसी मतलब उमंगे तरंगे उमड़ रही होगी कि जिनको लगता है कि मुझे भी लिखना है। तो ऐसे यंग राइटर्स, नए नए यूथफुल रीडर्स, इन युवा पाठकों के लिए आपके पास कोई मार्गदर्शन, कोई सुझाव? बिल्कुल। अगर आपको राइटर बनना है तो सबसे पहले आपको एक अच्छा रीडर बनना पड़ेगा। सही है। जब तक आप अच्छा कुछ पढ़ते नहीं है लिटरेचर, तब तक आप कुछ लिख नहीं सकते हैं, ये उतना ही पक्का है। उससे बहुत सारी चीजें समझ में आती है एक रीडर को पढ़ने के बाद, जो उसके जहन में जो चेंजेस आते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है, उसका वॉकेब भी बढ़ता है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स उससे होते हैं। तो रीडिंग कंपलसरी है, मस्ट, इट इज नेसेसरी। और लिख ना पाओ फिर भी रीडिंग तो करना ही चाहिए। और अगर किसी को लिखने की भी इच्छा है तो कोई परफेक्ट टाइम आने वाला नहीं है। जिस दिन आपको लगे कि मेरे पास लिखने के लिए कुछ स्टार्टिंग है, जैसे आपने बताया कि भाई बारिश का एक मोमेंट आपने स्टूडेंट्स को दे दिया है, नाउ दे हैव टू राइट, यस, बस उसी तरह से अपनी पेन उठाओ, अपने इमोशंस को पेपर पे लेके जाओ, उसको तराशो अच्छे से, Yes. बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ फाइन आर्ट। आप इमोशंस के साथ खेल रहे हैं जी जी, बीइंग एन ऑथर। तो वही इमोशंस ही आपको ड्राइव करते हैं आगे, कैसे आगे लिखते जाना है। absolutely right. This is what we can say, the fruit of emotions and experiences. ये सही बात है, क्योंकि हाथ में कलम उठानी है और शुरुआत करनी है। और जैसे कुलदीप सर ने कहा कि फाइन आर्ट, तो नेचुरली दिमाग में चित्र बनाओ कैसा है और उसे डिस्क्रिप्टिव सेंस में डालते जाओ। श्योर, अब कुछ मतलब बहुत झड़पी, क्योंकि हम हमारे पॉडकास्ट के उत्तरार्ध में पहुंचे हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि युवाओं के लिए सबसे पहले तो ये, व्हाट डू यू प्रिफर इन योर ड्रिंक? मतलब सुबह सुबह जब उठते हैं तो कॉफी या चाय? चाय। ओके, मतलब चाय पे चर्चा होती है इसलिए? चाय पे चर्चा होती है, चाय पे ही आइडियाज भी मिल जाते हैं बहुत हाँ, सारे। क्योंकि हम कहते हैं कि जो नहीं पीता चाह उसे नहीं है जीने की कोई चाह। और चाय के लिए हमारा बहुत एक अच्छा संस्कृत श्लोक है, चा देवी सर्वभूतेषु स्फूर्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमो। ये मतलब हमने बनाया हुआ श्लोक है। यस। और मैं और भी जानना चाहूंगा कि जब लिखने बैठते, व्हाट इज योर फेवरेट टाइम? मिडनाइट और लेट नाइट्स। ओके, एंड फॉर द यंग यूथ व्हाट इज योर गाइडेंस? प्यार पहले पढ़ाई बाद में, या पढ़ाई पहले प्यार बाद में? पढ़ाई से प्यार और प्यार से पढ़ाई। अच्छा, प्यार से मतलब पढ़ाई। पढ़ाई से प्यार Yes. करो हाँ सही और है। प्यार से पढ़ाई करो। नेचुरली मैं मेरे बच्चों को कहता हूँ अपनी प्रेमिका अगर बनानी है तो अपने कैरियर को अपनी प्रेमिका बनाओ करेक्ट, और उसके पीछे ही लग जाओ। बहुत अच्छा। अच्छा, और एक प्रश्न है कि वन बुक यू विश यू हैड रिटन,
कि द कोई लाइफ अनस्क्रिप्टेड वही है भाई। क्या बात है। तो मतलब शायद मैंने लिखी होती और आपने ही ये लिखी है। Yes. बहुत अच्छे। और ये अगर कहे कि जो प्रोटेगोनिस्ट है आपकी स्टोरी का, उसकी असल जिंदगी में होता तो आज क्या कर रहा होता? वही जो एंड में स्टोरी में दिखाया गया है वही करता होता, वही करता। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। सही है। सो फॉर ऑल द ऑडियंस एंड ऑल द इंटरेस्टेड रीडर्स, आप सभी से ये गुजारिश है कि बहुत ही अच्छे उभरते लेखक के साथ आज हम मुखातिब हुए। आइए बहुत ही जल्द हम चाहेंगे कि ये पब्लिकेशन द लाइफ अनस्क्रिप्टेड मेरे, आपके और हम सब के हाथों में हो और हम पढ़े, ये पढ़े कि यस, कुलदीप सर ने इतनी छोटी लाइफ में एक्सपीरियंस एज अ प्रोफेसर लंबा है। ही इज ऑल्सो गुड रीडर। और अभी से मैं इनको इनवाइट करता हूं कि 12 जनवरी को हम और एक पॉडकास्ट करेंगे। पॉडकास्ट का नाम नहीं दूंगा आपको, लेकिन 12 जनवरी को आपको देखना है कि 12 जनवरी क्या है। और वो जो दिन है उसमें कुलदीप जी की बहुत ही मास्टरी है, नहीं ये नहीं कहूंगा, लेकिन कुलदीप जी का बहुत ही डीप रीडिंग है। और ऐसे डीप रीडर का एक बहुत ही बेहतरीन एक ये नॉवेल आ रही है, तो हम सब उसे जल्दी ही पढ़े। और सर को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू, साधुवाद धन्यवाद। कि आपकी ये नॉवल कथा एक ड्रीम सक्सेस पे जाए। और जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और ऐसे अरुंधति रॉय जी की जो किताब थी जिसे बुकर प्राइज मिला था, ऐसे ही आप किसी न किसी अच्छे साहित्यिक प्राइज से इसे नवाजा जाए, इसी शुभकामना के साथ आज के लिए ब्रेक लेंगे। फिर से जल्द मिलेंगे हेरिटेज टॉक शो पे। थैंक यू।